हो गया? हो गया हो बात तो खत्म, तो शुरू करें फिर। ठीक, हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, साउंड। सुनाई पड़ती होगी सबको? पड़ती है ना? तो सबसे पहले वही आसान तरीका समझने का जो हम लोग पीछे लाइफ साइंस से करते आए हैं, व्हाट डू यू मीन बाई, या व्हाट डू वी मीन बाई साउंड? ध्वनि से क्या समझते हैं आसान भाषा में, विदाउट बुकिश नॉलेज। आसान भाषा में हमें समझना कि ध्वनि मीन्स होती क्या है, साउंड मीन्स होता क्या है। सहायता करती है, गुड। हाँ, माध्यम की आवश्यकता होती है, गुड। और ऑब्जेक्ट, गुड। संपीड़न और विरलन के रूप में, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्चर के रूप में ये ट्रेवल करता है, कम्युनिकेट करता है, गुड। और भाई बोलिए। हाँ, वेव्स के रूप में चलता है, हाँ। हियरिंग और सेंसेशन, ठीक। और ठीक, और बोलिए, बोलो। इसमें से एक ही चलेगी ना, दोनों कैसे चलेगी? दोनों मैकेनिकल वेव्स के टाइप बता दिए आपने, उनमें से किसी एक के रूप में ही चलेगी ना। हाँ, वाइब्रेशन स्केल पे चलती है, हाँ बोलो। तरंग के रूप में चलती है, हाँ बताइए। व्हाइट मास्क प्रिंट वाला, हाँ। आप ही से कर रहे हैं, मास्क सही हो गया, बोलिए। कोल्ड है तो नहीं बोलेंगे? अच्छा ठीक। अनदर मीडियम, ठीक, पीछे उधर, हाँ। ठीक, पीछे भाई रिक्लाइनर सीट वाले, बालकनी वाले कुछ बोले? हाँ, बोलिए। ठीक, हाँ। पीछे वाले सीट पे? कहाँ, पानी में? कहाँ में? ठोस में? वायु में? ठीक, हाँ। पीछे? मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक। बगल में? आपके बगल में? हाँ मतलब, गुड। हाँ पीछे उधर, हाँ इधर वाले, इस रो में सबसे पीछे। हाँ, अगल बगल पर देखिए, तीनों लोग उस डेस्क पे है, लास्ट वाले तीनों को बोलना है। नहीं नहीं, आप नहीं, आपसे भी पीछे दो डेस्क है, घबराइए नहीं। आपकी डेस्क पे तो 5 लोग हैं, सबसे पीछे। देखिए बोलिए, पीछे, हाँ। गुड, बगल में? हाँ बता दो भाई, आप भी बोल दो कुछ। हाँ, ये येलो वाले नहीं बोलेंगे? छुपो मत यार, इतने लंबे हमें कहाँ छुप के जाओगे। ठीक, बता दीजिए, कुछ बोल दीजिए। देखिए मेरा पर्पज क्या है, सिर्फ आपको बुलवाना है, ऐसा नहीं सारी चीजें निकल के आ गई, लेकिन बोलना भी बहुत जरूरी होता है। बोलिए। नहीं बोलेंगे? पीछे बगल में? आप भी नहीं बोलेंगे? चलिए, और कोई बोलना चाहता है भाई? हाँ। फिर से एक बार बोल दिए, सुन नहीं पाए। ठीक, हाँ। ठीक, हाँ।
लाइफस्टाइल को आसान कर सके, ठीक। वही चीज है, मैं कुछ नया नहीं इन्वेंट किया हूं। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ये क्या करती है? इट सेंसिटाइज आवर ईयर्स एंड हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे कानों को संवेदित कर किसी वस्तु के अस्तित्व का बोध कराती है। अब देखिए जनरलाइज फॉर्म है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी ध्वनि हम सुन सकते हैं और सारी प्रकार की ध्वनि हमारे कानों को संवेदित कर सकती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर अल्ट्रासोनिक वेव और इंफ्रासोनिक वेव तो सेंसिटाइज नहीं करती। ठीक है, नहीं करती, लेकिन जनरलाइज टर्म में जब डिफाइन किया जाता है तो ऐसे ही किया जाता है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ, इज अ टाइप ऑफ एनर्जी which sensitize our ears and helps to recognize the existence of any ऑब्जेक्ट। ध्वनि ऊर्जा का वह स्वरूप है या एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों को संवेदित कर किसी वस्तु के अस्तित्व का बोध कराती है। जैसे मैंने पीछे भी आपको एग्जांपल बताया है कि अगर किसी चीज की आवाज आ रही है तो मैक्सिमम चीज आप सुन के ही बता देते हो क्या है, ये कुत्ता भौंक रहा है कि शेर की दहाड़ है कि बिल्ली की म्याऊं म्याऊं है, जगजीत सिंह गा रहे हैं, ये हनी सिंह गा रहे हैं, ये क्या आप उनके सामने नहीं आए हैं, फिर भी क्या है उनके साउंड का जो आपके यहाँ स्टोरेज है ब्रेन के किस पार्ट में होता है? सेरेब्रम। बताए थे ना कि सब कुछ यहीं पे स्टोर होता है, मेमोरी, स्पीच एंड हियरिंग। तो लिखिएगा साउंड इज अ टाइप, या साउंड इज दैट टाइप ऑफ एनर्जी, या साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, और साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो लिखना चाहिए कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which sensitize our ears and helps to recognize the existence of any object। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है या ऊर्जा का वह स्वरूप है, जैसे भी लिखना चाहे, ध्वनि ऊर्जा का वह स्वरूप है जो हमारे कानों को संवेदित कर, जो हमारे कानों को संवेदित कर किसी वस्तु के अस्तित्व का बोध कराती है। Sensitize our ears and helps to recognize the existence of any object। ध्वनि ऊर्जा का वह स्वरूप है या एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों को संवेदित कर किसी वस्तु के अस्तित्व का बोध कराती है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जैसे लिखते रहिएगा। साउंड is a type of mechanical waves। Sound waves is a type of mechanical waves। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगों का एक प्रकार होती हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगों का एक प्रकार होती हैं, फॉर्म होती है, टाइप होती है। अब जैसे ही आप लिखोगे कोई भी पूछेगा तब बताओ भैया कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, यांत्रिक तरंग क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा किसी भी तरंग को यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव्स कब कहोगे? ये तरंग दो प्रॉपर्टी फॉलो करती है। यांत्रिक तरंग जो होती है, अब आपने से लिख लीजिएगा, जैसे मैं बता रहा हूं समझा रहा हूं तो नीचे अपने पॉइंट के लिए यांत्रिक तरंग बना के कि दो प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रही है तो इसे कहेंगे मैकेनिकल वेव्स। कौन? नीड मीडियम टू ट्रेवल, गमन हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी यांत्रिक तरंग तभी एक जगह से दूसरे जगह जब जाएगी या ट्रेवल्स विद द हेल्प ऑफ मीडियम, जैसे भी लिखेंगे गमन हेतु माध्यम की आवश्यकता, नीड मीडियम फॉर ट्रेवल या टू ट्रेवल, माध्यम हेतु सॉरी भावनाओं को समझिए, शब्दों पे न जाइए। दूसरा लिखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है? ट्रेवल्स विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। ट्रेवल्स with the help of oscillations of the particles of medium। माध्यम के कणों के कंपन की सहायता से गति करती है। माध्यम के कणों के कंपन की सहायता से गमन होता है या गति होती है इसमें। यानी दो प्रॉपर्टी अगर ये फॉलो कर रही है तो उस वेव को क्या कहेंगे?
मैकेनिकल वेव कहेंगे, यांत्रिक तरंग कहेंगे, कि उसको क्या है, चलने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, मीडियम की रिक्वायरमेंट है, माध्यम की रिक्वायरमेंट है। और उस माध्यम की सहायता से कैसे चलता है, माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर, कंपन की सहायता से चलता है। अब मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं टू टाइप्स की होती है, लिखिएगा टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। यहां से बता रहा हूं एक ही चीज के लिए कि साउंड कौन सी मैकेनिकल वेव है, दोनों में से कौन सा है। तो मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, यानी यांत्रिक तरंग जो आपने लिखा, मैकेनिकल वेव जो होती हैं ये दो तरह की होती है। पहली होती है ट्रांसवर्स वेव, हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसे कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। दोनों क्या होती हैं समझिए, फिर आसान तरीका बताएंगे कि किसी भी तरंग को पूछ लिया जाए कि अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है, तो आप कैसे उसे बिना डेफिनेशन के याद करते हैं। देखिए जब अनुप्रस्थ तरंग चलती है तो कैसे चलती है, इधर देखिएगा, पहले बोर्ड पे लिखिए, नहीं लिखवा देंगे, यही लिखवाना है, आप थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए ये कोई मीडियम है, तो माध्यम मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो अपना कंपन कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, माध्यम के जो कण हैं, उनके कणों के अगर ये परपेंडिकुलर चलती है ऐसे, तो उसे कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स, यानी ऐसे चलेगी, इस तरह से। ये जो उभार होता है इसे आप हिंदी में कहते हो श्रिंग, इंग्लिश में कहते हो क्रेस्ट, और ये होता है गर्त, इसे कहते हैं, यानी अनुप्रस्थ तरंग किसके आधार पर चलती है, श्रिंग और गर्त के द्वारा चलती है। जब ऊपर उठती है तो श्रिंग, नीचे जाती है तो गर्त। आगे एक चीज और बार बार आएगी, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ये श्रिंग है, यहां श्रिंग है और फिर यहां श्रिंग है, या ये गर्त है, यहां गर्त है, या यहां गर्त है, तो दो श्रिंगों के बीच की दूरी, या फिर कहा जाए दो गर्तों के बीच की दूरी, इसी को कहते हैं लेंथ ऑफ वेव या वेव लेंथ, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य जैसे पूछा जाता है ना, अभी जब आओगे लाइट में, तो लाइट के किस कलर की वेवलेंथ अधिक होती है, किस कलर की कम होती है, एंड मेनी मोर। तो जब भी आप वेवलेंथ की बात करेंगे, तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे, उसका मतलब है कि हम ट्रांसवर्स, उसके मैकेनिकल वेव की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। और मैकेनिकल वेव में कौन सी वेव की बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं। और ट्रांसवर्स वेव में दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी जो होती है, इसी को कहते हैं वेव लेंथ, वेव लेंथ, हिंदी में कहते हैं इसे तरंग दैर्ध्य। ठीक, यानी ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स विद द ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स परपेंडिकुलरली टू द ऑसिलेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। अनुप्रस्थ तरंग माध्यम के कणों के कंपन के लंबवत गमन करती है, किस रूप में, इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रॉड। ठीक है, तो श्रृंग और गर्त के रूप में ये गमन करती है। कैसे गमन करती है, माध्यम के कणों के कंपन के लंबवत। तो लिख लीजिएगा ऐसे, बस इसके नीचे इतना बनाइए, ऐसे ही फिगर बना लीजिए और उसके नीचे लिख लीजिए। फिर इसको एग्जाम्पल बाद में देंगे, बताएंगे एक तरीका और आसान तरीका कैसे आपको याद रखना है।
तेजी से हाथ चलाइए। जब कह देते हैं आराम से बनाइए तो फिर आप लोग एकदम आराम के मोड में आ जाते हैं। आराम से पेंसिल से फिगर बनाएंगे, एक कलर से स्ट्रिंग लिखेंगे, दूसरे कलर से गर्त लिखेंगे, फिर तीसरे कलर से वो जो है हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, फिर एरो लगाएंगे चौथे कलर से। और तेज करिए, हाँ चलाइए तेज। माध्यम के कणों के कंपन के लंबवत गमन करती है, ट्रेवल्स परपेंडिकुलरली टू द ऑसिलेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। माध्यम के कणों के कंपन के लंबवत गमन करती है। किस रूप में करती है ये नहीं लिखवा रहे हैं, क्योंकि फिगर में आपने लिख लिया क्रेस्ट और थ्रॉट, श्रिंग और गर्त के रूप में। माध्यम के कणों के कंपन के लंबवत, आधे में लिखिए, आधे में फिर दूसरा वाला लिखना होगा। माध्यम के कणों के कंपन के लंबवत, ट्रेवल्स परपेंडिकुलरली टू दी ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। इसी का जस्ट अपोजिट इसमें करना है, यानी समझिएगा इसमें क्या है, ये कोई मीडियम है, तो ये जब गमन करती है तो इसके पैरेलल गमन करती है। बस जहां लंबवत लिखे हैं इसमें क्या लिख लेना होगा, समानांतर। जहां पहुंचेगी, मान लीजिए यहां पहुंची है तो यहां के जो होगा वो दब जाएगा, जहां से निकलेगी पास आउट होगी वहां क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, और जहां पहुंचेगी फिर वहां क्या हो जाएगा, कंप्रेस। तो ये हिंदी में कहते हैं इसको संपीडन, कंप्रेशन। ठीक है, ये किसके रूप में चलती है, कंप्रेशन के रूप में। और जहां दूर दूर हो गई उसे क्या कहते हैं, विरलन कहते हैं, रेयरफैक्शन। यानी जहां पहुंचेगी वहां के, अब उसके पैरेलल चल रही है तो जहां पहुंचती है वहां के माध्यम के कणों को दबा देती है, कंप्रेस कर देती है, और जब पास आउट हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, वही माध्यम के कण फिर फैल जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। ठीक, तो ट्रेवल्स पैरेलली टू द ऑसिलेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, माध्यम के कणों के कंपन के समानांतर गति करती है। माध्यम के कणों के कंपन के समानांतर गति करती है। अब समझिएगा, किसी भी वेव के बारे में पूछे, जैसे ये दोनों मैंने इसलिए बताया है कि अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो साउंड वेव है वो ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है। तो एक तरीका याद कर ले, रट्टा मार लें और कंफ्यूज हो जाए। दूसरा तरीका है कि कुछ ट्रिक, कुछ लॉजिक निकालें और वो लॉजिक हर वेव पे सेट हो जाए, हर वेव पे सेट हो जाए। तो वो लॉजिक याद रखेंगे, किसी वेव के बारे में पूछे कि वो अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है, तो हम उस लॉजिक पे देखेंगे अगर वो क्या है, जिसकी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। तो रटने का तरीका तो मैंने बता दिया कि डेफिनेशन रट लीजिए, इसके बाद एग्जाम्पल भी बता देंगे, रट लीजिएगा। दूसरा तरीका समझिए कि किसी भी वेव के बारे में पूछा जाए कि वो अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है, तो हमें देखना क्या, ध्यान रखिएगा, यदि कोई तरंग किसी माध्यम में चल रही है और माध्यम के कणों को पूरा डिस्टर्ब करते, देखिए डिस्टर्ब तो दोनों करेगी, ठीक है, मतलब वो इतना डिस्टर्ब कर दे कि वो हमें विजुलाइज होने लगे, हमें क्या है, अपने ज्ञानेंद्रियों से समझ में आने लगे, तो वो तरंग जो होती है वो होती है ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ। क्यों, ध्यान रखिएगा ये कि कोई भी तरंग जिस भी मीडियम में चल रही है उसमें हलचल उत्पन्न कर दे, विक्षोभ उत्पन्न कर दे, और विक्षेप इतना हो कि हमें क्या है, अपने नॉर्मल सेंसरी ऑर्गन से वो फील हो जाए, तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। और वो बिना डिस्टर्ब किए इन द सेंस आप हम अपने सेंसरी ऑर्गन से उसे फील नहीं कर पा रहे हैं।
अगर उस मीडियम को पास आउट कर जाती है तो वो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंग। जैसे एग्जांपल लेते हैं साउंड का, चैप्टर हमारा तो साउंड है। साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं और यहां ट्रेवल भी कर रही है, मेरे मुंह से निकल रही है, आप सबके कानों तक पहुंच रही है, तो ट्रेवल भी कर रही है। तो साउंड को ट्रेवल करने का मीडियम क्या है, यहां पे माध्यम क्या मिला उसे, एयर। ठीक, अब समझिए जो मैंने बताया है लॉजिक, कि जब एयर में डिस्टरबेंस क्रिएट होती है तो क्या बन जाता है, वो विंड, ध्वनि नहीं बन जाता। वायु में जब विक्षोभ होती है तो क्या हो जाती है, हवा। वायु जो है स्टैग्नेंट होती है, एयर को माना जाता है कि उसमें क्या है, विक्षोभ नहीं है, और जब उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो हवा बन जाती है, और ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ तो वो क्या, आंधी तूफान हो जाती है, स्टॉर्म हो जाती है। ठीक, तो अगर ऐसा हो कि मैं चुप हूं तो एकदम हवा नहीं चल रही है, धीरे धीरे बोल रहा हूं तो अच्छा फील गुड करेंगे, हल्की हल्की हवा चल रही है, और बोलते बोलते मैंने तेज बोलना शुरू कर दिया तो क्या पता लगे आंधी तूफान आने लगे, आगे वालों की कॉपी वॉपी उड़ने लगे। तो इतना डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है ट्रेवल करते समय हम अपने सेंसरी ऑर्गन से फील नहीं कर पा रहे हैं। तो साउंड वेव आर द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव हो गया। दूसरा समझिए, इसका एग्जांपल समझिए, सी वेव्स। समुद्र में तरंग उठती है, गए थे, कितने लोग गए थे गोवा हुआ इधर भी न्यू ईयर के छुट्टी में, नहीं गए थे, 3-4 दिन की छुट्टी हुई थी, नहीं मैं जाने वाला था, नहीं जा पाया कोरोना के कारण, नुकसान हो गया। नुकसान इन द सेंस मॉनिटरी नहीं, जाना आना रहना खाना सब फ्री था, बस गए नहीं इसलिए कि कोरोना। ठीक है, और ध्यान रखिए मास्क वास्क जो नहीं लगाए हो जल्दी ही ऑनलाइन मोड में आने वाले हो। मेरे जाते जाते अगला सब्जेक्ट शुरू होते होते हो सकता है कि लॉकडाउन लग जाए, जिस हिसाब से बढ़ रहा है, एकदम सही बता रहे हैं, फिर ऑनलाइन मोड में आ जाओगे। इसीलिए कह रहा हूं कि मास्क वास्क लगाए रखिए, सावधानी बरतते रहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप न्यूज से परिचित हो गए ही, केजरीवाल ने दिल्ली बंद कर दिया, ममता दीदी ने बंगाल बंद कर दिया। अब देखो, जो केजरीवाल दिल्ली बंद कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया, वही कल परसों आके लखनऊ में रैली कर रहा है ना, कि यहां इन्होंने शमशान बनवाए, ये किए वो किए। तुम क्या कर रहे हो, उसमें मुर्दा बढ़ाने आए हो? ठीक है, दिल्ली बंद कर दी, दिल्ली के सीएम हो, वहां कोरोना फैल रहा है, और यहां रैली कर रहे हैं, उसमें कोरोना नहीं बढ़ेगा? क्या जनता को, वोटर को एकदम मूर्ख समझ के रखा आप लोगों ने, कि आप दिल्ली के सीएम हो तो दिल्ली बंद करके आ गए, और यहां रैली कर रहे हो, रैली में क्या कोरोना नहीं बढ़ेगा? तो ठीक, अगर चुनाव कराना तो फिर ऑनलाइन रैली करिए, सब अपने घर घर से जिसको देखना होगा सुनना होगा सुनेगा, ऑनलाइन मोड में आप भी तो आओ। आपको क्या कर दिया, परमिशन दे दिया जाए, आप लाखों लोगों की भीड़ जुटा के बैठ जाओ, और क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद। ठीक है, वहां क्या कर दिया, हर गली मोहल्ले में दिल्ली में बियर शॉप, वाइन शॉप खोल दिया, यहां आके प्रवचन दोगे, यानी रिवेन्यू जनरेट करना है वहां, तो हर गली मोहल्ले में जो नहीं देखा है, नहीं जानता, नहीं पीता है, वो भी जब रोज घूमेगा उस अपने गली मोहल्ले में, देखेगा ये कौन सी नई दुकान खुली है, इससे तो कुछ खरीदते नहीं हम लोग कभी। अब जानते हो बच्चों को क्या होता है, जो चीज माँ बाप मना करते ये मत करना, इधर मत जाना, क्यूरियोसिटी डेवलप, क्यों मना कर रहे हैं, फिर वो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ जाएगा। तो यही चीजें होती है। हम आते हैं इधर पे, जैसे सी वेव्स, समुद्र की तरंग है, जब लहर आती है, तो पूरा हलचल, डिस्टरबेंस इतना क्रिएट कर देती है पानी में कि हम आप क्या करते हैं, फील कर लेते करते ना, उठ रहा है नीचे जा रहा है। छोड़िए, आप वहां नहीं गए हैं, तालाब में उठाइए ईंट पत्थर कंकड़ कुछ फेंक दीजिए, तो उसमें भी वेव्स क्रिएट होती है, हलचल उत्पन्न होती है, और वो हलचल हम देख पाते हैं, विजुलाइज कर पाते हैं कि नहीं, ऊपर जा रहा है पानी, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यानी वो डिस्टरबेंस जो हमें फील हो जाए, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव का। तो इसमें एग्जाम्पल सी वेव्स, समुद्र की तरंग, लहर, या पानी में कंकड़ फेंकने पर, व्हेन वी थ्रो स्टोन इन वाटर देन द वेव्स क्रिएटेड इन पॉन्ड और वाटर, तालाब में या पानी में कंकड़ पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे, या फिर
समुद्र की लहर, समुद्र की तरंग, ये सब किसका एग्जाम्पल है? अनुप्रस्थ तरंग का। यानी कॉमन कॉन्सेप्ट मैंने एक तरीका बताया, आपको याद रखना है। पता नहीं किस तरंग के बारे में आपके एग्जाम में पूछ ले, तो हमें याद रखना है कि जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, जो विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, हम अपने सेंसरी ऑर्गन से उसे अगर विजुलाइज कर पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा। और नहीं विजुलाइज कर पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्योंकि हमें देखना था साउंड वेव, हमारा चैप्टर क्या है? साउंड वेव, तो इसलिए मैंने उसका एग्जांपल लिखा है। कभी भी कई बार पूछा जाता है कि साउंड ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, तो ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण होती हैं। ठीक ठीक। अब इसी पे घुमा के पूछ सकता है, ध्वनि तरंगे कैसे ट्रेवल करती हैं? इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, संपीड़न और विरलन की सहायता से या विरलन के द्वारा ये ट्रेवल करती हैं, गमन करती हैं। अब कुछ पॉइंट वाइज ऐसे ही फैक्ट्स लिखिएगा, और जितना फैक्ट लिख रहे हो हर फैक्ट आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। पॉइंट वाइज ऐसे बनाइएगा। साउंड वेव्स डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर पाती। ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर पाती, ट्रेवल इन वैक्यूम। क्यों नहीं कर पाती भाई? क्योंकि ये मैकेनिकल वेव्स है, यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंग को आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इन्हें ट्रेवल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मीडियम नहीं है तो ये ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। ठीक। अब इसकी स्पीड देखना है, गमन नहीं कर पाती है। हाँ, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, ठोस द्रव गैस, जैसे उन्होंने बताया था अभी कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड किस में होता है? सॉलिड में। और मिनिमम गैस, लिखिएगा यही। मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड इज इन सॉलिड एंड मिनिमम स्पीड ऑफ साउंड इज इन गैस। ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में तथा न्यूनतम द्रव में, न्यूनतम गैस में होती है, न्यूनतम गैस में। अधिकतम ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में, अधिकतम ठोस में तथा न्यूनतम गैस में होती है। मैक्सिमम इज इन सॉलिड एंड मिनिमम इज इन गैस। क्यों होती है? क्योंकि आपने देखा कि ये कैसे चलेंगे? विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, माध्यम के कणों के कंपन के आधार पे। तो जिसके कण, माध्यम के कण ज्यादा नजदीक होंगे, इसमें चलना इसको क्या हो जाएगा? ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ठोस जो है ज्यादा डेंसर मटेरियल है, ज्यादा सघन पदार्थ है, तो उसके अणु पास पास होते हैं, तो इसको चलने के लिए क्या हो जाती है? आसानी मिल जाती है। उससे कम जो होता है वो द्रव होता है, तो मीडियम हो गया। द्रव में सबसे दूर दूर जो होता है वो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए सबसे कम क्या होता है? गैस में। एक एक एग्जाम्पल तीनों का लिख लीजिएगा, आगे यूज किया जाएगा या फिर टेक्नोलॉजी में यूज होता है। लिखिएगा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड इज इन स्टेनलेस स्टील, ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है। ठोस में, और किस ठोस में होती है? स्टेनलेस स्टील में होती है। डैश देखिए कितना होती है? 5000 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर चल जाएगी। 5000 मीटर पर सेकेंड। उसी अधिकतम होती है, डैश डालो उसी में, लिख लो कितना होती है? 5 होती है के बाद डैश डालो, है के बाद फिर वहीं आगे लिखो 5000 मीटर प्रति सेकेंड। फाइव डिजिट में और फिर 1000 अल्फाबेट में। अरे जब लिखना है तो सब एक ही साथ लिखो। अगर लिख रहे हो तो ऐसे लिखो फिर कि 5000 मीटर पर सेकेंड, या फिर आप लिख रहे हो तो ऐसे लिखिए फिर 5000 मीटर पर सेकेंड।
हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब लिखना है या तो फिर सिंबॉलिक लिखिए, न्यूमेरिकल में लिखिए, या फिर ऐसे लिखिए। फिर लिखिएगा दूसरा पॉइंट, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, जल में ध्वनि की चाल। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, जल में ध्वनि की चाल, ये होती है 1450 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना डाउन हो गई तुरंत। और फिर लिखिएगा स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, एयर, इन एयर लिखिएगा, वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल, ये होती है। अब देखो कितने डाउन फिर करेगा, 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। अब समझिएगा कुछ चीजें, अगर टेम्परेचर बढ़ाएं, तापमान बढ़ाएं, और ध्यान रखिएगा यहां एडियाबेटिक रेट ऑफ चेंज की बात नहीं हो रही, अगर साइंस के हैं तो, और साइंस के नहीं है तो बस एक कान से सुनिए, दूसरे कान से मैंने क्या बोला निकाल दीजिए, वो आपके काम की चीज नहीं है। साइंस वाले दिमाग लगाने लगते हैं, इसलिए पहले ही मैंने बोला कि यहाँ बिहेवियरल नॉलेज की बात हम लोग कर रहे हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो स्पीड ऑफ साउंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कितने लोग कह रहे हैं बढ़ेगा? ठीक। कितने लोग कह रहे हैं घट जाएगा? बाकी लोग ऐसे ही आए हैं, सुबह सुबह हाथ कौन उठाए? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बढ़ जाता है। लिखिए कितना बढ़ जाता है, ये भी मैं लिखवा देता हूं, लिखिएगा when we increase the temperature of air, एयर में मैं बात कर रहा था, मैंने कहा था एडियाबेटिक रेट ऑफ चेंज की बात मैं नहीं कर रहा था। when we increase the temperature of air then the speed of sound also increased, वायु का तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है, वायु का तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब नीचे लिख लीजिएगा फिर लाइन, when we increase the temperature of air by 1 degree Celsius, when we increase the temperature of air by 1 degree Celsius, then speed of sound also increased by 0.61 meter per second. When we increase the temperature of air by 1 degree Celsius, then speed of sound also increased by 0.61 मीटर पर सेकेंड। हिंदी में लिखिएगा वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। ठीक, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे, आर्द्रता बढ़ाओगे, तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? कि देखो जैसे आप, मैंने कहा ना प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करिए, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, वायु का टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पीड ऑफ साउंड बढ़ गई, तो आपको तो पता होगा कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम और दूर हो जाएंगे। जब और दूर हो गए तो कैसे बढ़ गया? कंफ्यूजन, क्योंकि कंफ्यूज करने वाले कैसे करते हैं, यही है ना। आपने लिखा कि तापमान, वायु का तापमान बढ़ाओगे और ये बढ़ जाएगा। कुछ देर पहले आपने देखा था कि जितना डेंसर मटेरियल होगा उतनी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। तो वायु का तापमान आपने बढ़ाया तो अंतराणुक आकर्षण बल कम हो जाएगा, तो उनको आपस में खींचने वाला फोर्स कम हो गया, तो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम क्या हो गए? और दूर दूर हो गए। तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ी कैसे?
दूसरा फैक्टर इफेक्ट कर देता है। कौन सा? ह्यूमिडिटी वाला। जैसे गर्मी का समय है, गर्मी का समय है, टेम्परेचर बढ़ने लगा। जब टेम्परेचर बढ़ने लगा तो देखते हो नदियां, झीलें और तालाब ये सब सूखने लगते हैं। सूखने लगते हैं ना, तो सूखने लगते हैं तो इसका पानी क्या इस गोले से दूसरे गोले पे चला गया? इसी गोले में ना, कहां आ गया? सस्पेंडेड स्टेज में। कहां पे? एयर में। तो एयर में अब पानी आ गया, यानी फिर क्या हो गया? जो इसकी डेंसिटी है उसने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और डेंसिटी बढ़ा दिया तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो गई? बढ़ गई। और वो डेंसिटी किस रूप में बढ़ी? ह्यूमिडिटी के रूप में बढ़ी, आर्द्रता के रूप में बढ़ी। यानी अगर एयर में ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। when we increase the humidity of air, then speed of sound also increased. वायु में आर्द्रता बढ़ाने पर या बढ़ने पर, जो भी लिखना चाहें, वायु में आर्द्रता बढ़ने पर या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है? दाब का बढ़ जाएगी। लिख लो, उसी तरह से सेंटेंस बनाओ। एटलस सेंटेंस बनाओ। मैं वो पढ़ रहा था, वो लिखा जो थर्मस फ्लास्क पे। सेंटेंस बनाइए। आगे लिखो पूरा। क्या लिखे? ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक। जैसे मुझे लिखना होता तो मैं लिखता, प्रेशर डज नॉट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। दाब का ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूर्ण विराम। तो जो लिखे हैं उसको करेक्ट कर लीजिए, काट लीजिए। ठीक है। प्रेशर डज नॉट, पहले ऊपर वाली लाइन पहले काटा करिए, नहीं काटना भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नया लिखने के पहले क्या है? ऊपर वाली काट लीजिए। प्रेशर डजंट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, बात करते हैं, हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगों के प्रकार।